अध्याय 9 देख रहे हैं, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहां पर हम बात करेंगे मेनली पेरियार साहब की। इनको प्यार से पेरियार साहब बोला जाता है और इनका जो असली नाम है वो है ई वी रामा स्वामी नायकर। ये नाम इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग आप देख ही रहे हैं। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। ऐसा हुआ कि 20वीं सदी की बात अब मैं बताऊं, जब ये शुरुआत हुई तब जो है कई सारे गैर ब्राह्मण आंदोलन हुए। अब गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जो श्रेणी बनी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, इसमें जो ये थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं थे या फिर ऊंची जाति के नहीं थे, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी तरीके से भाई शिक्षा अर्जित कर ली। कई ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा धन उनके पास आ गया, थोड़ा सा प्रभाव भी उनका बढ़ गया। ऐसे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए और इनका ये तर्क था कि भाई जो ये ब्राह्मण हैं या फिर जो अपने आप को आर्य कह रहे हैं, थोड़ा ये अपने आप को बड़ा बताते हैं, ये तो बेसिकली आक्रमणकारी हैं। इन्होंने तो हिंदुस्तान के जो असली लोग हैं, यहाँ के जो वंशज हैं, निवासी हैं, उन पे आक्रमण किया था। तो ब्राह्मण आर्यों के वंशज हैं और ये वो लोग थे जिन्होंने, जो अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो द्रविड़ कल्चर कहते हैं उसको, जो यहाँ के देसी रहने वाले द्रविड़ कल्चर के लोग थे या द्रविड़ नस्ल के लोग थे, उनको हराया। और पूरा हिंदुस्तान का जो निचला भाग है, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी भाग, इस पर इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, विजय हासिल की। और इनका ये था, खास तौर पे जो गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण एक तरीके से दावा कर रहे हैं कि सत्ता इनकी है, प्रभाव उनका है, इनके सारे ये जो बनाए हुए धन के ग्रंथ हैं ये इनके हैं, इनको इन्होंने ज़बरदस्त चुनौती दी। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है पेरियार साहब का। पेरियार साहब, फिर से मैं बताऊं, ई वी रामास्वामी नायकर साहब हैं। अब ये जो पेरियार साहब हैं, ये एक मिडिल क्लास से आते थे और शुरुआती जब इनका जीवन था तो ये सन्यासी थे। सन्यासी क्या हो गए? सन्यासी क्या हो गए? जो सन्यास लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, धर्म ग्रंथ में रहते हैं। तो धर्म ग्रंथ में रहे तो इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत के जो जितने शास्त्र हैं उनका बहुत बहुत बारीकी से अध्ययन किया, पढ़ा उनको। और फिर आगे चल के जैसे ये थोड़े से जवान हुए, ये कांग्रेस, क्योंकि उस जमाने में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी का बोलबाला था। यही देश की आज़ादी में परचम लिए हुए सामने खड़ी हुई थी। और खासतौर पे ये भी जानना ज़रूरी है कि कांग्रेस ने ही हमें आज़ादी दिलाई है। तो कांग्रेस के सदस्य भी बन गए ये रामास्वामी साहब। लेकिन हुआ ये कि एक दावत हुई। दावत मतलब होता है खान पान, यानी कि एक पार्टी समझ लीजिए। ये हम हैं, ये हम हैं और ये कांग्रेस है और ये इनकी दावत हो रही है। लेकिन इस दावत में पार्टी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग हिसाब किताब था। अमीर लोग या फिर कहे ब्राह्मण जाति के लोग कहीं और बैठे हुए हैं और जो दलित के लोग हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। उनको अलग से खाना खिलाया जा रहा है। बस ये, क्योंकि पेरियार साहब उस जाति से आते थे, गैर ब्राह्मण थे, तो बस इनको ये दिल पे एक तरीके से तीर की तरह लग गया कि अच्छा, जिनको हम मान रहे हैं कि वो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, वो हमें जाति से तो स्वतंत्रता दिलानी पड़े, खुद तो हमको अलग खाना खिलवा रहे। तो इन्होंने ये कहा कि देखो भाई, अछूत लोगों से कहा, जिनको अछूत कहा गया था, अछूत तो कुछ नहीं होता है, अछूत जिनको कहा गया था, उनसे कहा कि अब ये भाई स्वाभिमान की लड़ाई है। तो इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने हमें, हमारी संस्कृति को, खासतौर पे जो द्रविडियन कल्चर है, जो मूलभूत तरीके से तमिल संस्कृति में आते हैं, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक नेता है, जो समाज के ठेकेदार हैं, वो सब जो इन्होंने विभाजन किया हुआ है, जो विभाजन है या जो असमानता इन्होंने फैलाई हुई है, वो ये कहते थे, ये पेरियार साहब, कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो असमानता है या विभाजन, ये हमने नहीं किया, ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो भाई हमको स्वाभिमान आंदोलन चलाना होगा और हमको खुद आगे बढ़ के इससे मुक्ति पानी पड़ेगी। एक चीज़ और, उस ज़माने में हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि हिंदू तो ये भी थे, ब्राह्मण कहेंगे या ऊंची जाति कहेंगे,
ऊंची जाति के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं था जितना आज लोग बोल पाते हैं। तो पेरियार जो साहब थे वो इसलिए मुखर हुए क्योंकि जो हिंदू वेद पुराण थे उनके ये बहुत बड़े आलोचक थे। ये कहते थे कि जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा रचित एक संहिता थी और उसमें क्लियर बताया गया था कि ब्राह्मण कौन है, अछूत कौन है, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरीके से निम्न स्तरीय लेवल पे रखना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये जो वेद पुराण है, भगवद गीता है, रामायण है, इसके बहुत बड़े आलोचक हुए ये साहब, रामास्वामी साहब, नायकर साहब। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों ने किया क्या। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने जो निम्न जाति जिनको कह रहे हैं और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं उनको निम्न और बनाने में, उनको स्वतंत्रता ना देने में, उनके बीच में असमानता लाने में इन किताबों का इस्तेमाल किया है, वेद पुराणों का और भगवद गीता का, रामायण का। इसके ये सख्त खिलाफ थे कि भाई किताब गलत हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं ये गलत है। तो आप सोचिए, मैंने ये सब बात बोल दी, अगर ये उस ज़माने में किसी ने बोला होता ना तो वो जेल चला जाता या जो भी होता उसके साथ हो जाता। तो उस ज़माने में भी लोगों को पसंद तो नहीं आया था। तो ये जो दलील है ये लोगों को रास नहीं आई। जो ख़ास तौर पे जो ऑर्थोडॉक्स, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, अगर हम नॉर्थ पार्ट में जाए तो यहाँ पर सनातन धर्म सभा ये और भारत धर्म महामंडल, ये सब, क्योंकि इनके अलग अलग इन्होंने संगठन बनाए। बंगाल में चले जाएं तो ब्राह्मण सभा, ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए। और बेसिकली ये था कि ये लोग वो ये कहते थे कि ये पेरियार और जो बाकी लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी किताबों के खिलाफ बोल रहे हैं, इनका विरोध हम करेंगे। वो ये कहते थे। उनका ये सब बनाने का क्या कारण था, चाहे आप सनातन धर्म सभा कह दें, भारत धर्म महामंडल कह लें, या बंगाल में ब्राह्मण सभा कह लें, बेसिकली ये इसलिए बनाया इन्होंने कि ये साबित करना चाहते थे कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है, इनके धार्मिक ग्रंथ जो है उससे इनको मान्यता मिली हुई है जो वो कर रहे हैं। ठीक है साहब। अब मैं आपको कई ऐसे समाज बताऊंगा, संगठन बताऊंगा जो कई लोगों ने शुरुआत की और ऐसी ऐसी चीज़ों पे उन्होंने काम किया जो आजकल के ज़माने में हमें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत करेंगे ब्रह्मो समाज से। ये जो ब्रह्मो समाज है, इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1830 को। और बेसिकली इनका ये कहना था कि जो मूर्ति पूजा हो रही है, मूर्ति पूजा जो होती है और जो धर्म के नाम पे बलि दी जाती है बकरों की और बाकी भैंसों की, ये जो परंपरा है ये बिल्कुल सही नहीं है। और बेसिकली क्या है कि एक और चीज़ थी कि जो ये ब्रह्म समाज के लोग हैं ये बाकी धर्म परंपराओं और धर्म प्रथाओं की आलोचना नहीं करेंगे। ये केवल ये था कि ठीक है, इनको जो चीज़ लगती थी कि भाई हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। ब्रह्म समाज ने क्या किया, जो अलग अलग धर्म के आदर्श थे, खासतौर पे अगर आप कहें हिंदुत्व के और ईसाई धर्म के, इसके खिलाफ काफ़ी सारी ऐसी क्रिटिसिज्म किया, आलोचना की और बताया कि भाई इसके नकारात्मक पहलू क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी गलतियां ही पकड़ी, इसके कुछ सकारात्मक पहलू है, उस पर भी विचार किया ब्रह्मो समाज ने। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्मो समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके प्रमुख नेताओं में से थे। यहाँ पर आप दूसरा मैं बात कर रहा हूँ हेनरी डेरोजियो। ये जो हेनरी डेरोजियो हैं और इन्होंने जो स्थापित किया हुआ है यंग बंगाल, क्योंकि मोस्टली चीज़ें बंगाल में ही हो रही थी। तो 1820 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये एक हिंदू कॉलेज था, उसके ये अध्यापक थे, टीचर थे बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके विद्यार्थी थे उनको बताया, उनको समझाया कि भाई परिवर्तन क्या होता है, जो चीज़ चली आ रही है वो कब तक चलेगी, आज ज़माना बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी चीज़ों को बदलना चाहिए और सत्ता के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन्होंने शुरू किया यंग बंगाल मूवमेंट। क्या शुरू किया? यंग बंगाल मूवमेंट। और इन्होंने ये कहा कि जो गलत परंपराएं हैं, जो गलत नीतियां हैं, जो गलत रीति रिवाज है, जो अंधविश्वास है,
इन पर उंगली उठाओ, उनके खिलाफ बात करो, और जो महिलाएं हैं जिनको शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा गया है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ कि भाई महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो भी जिसकी सोच है और जो भी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है अपने विचारों की, उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। राइट। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद साहब की। ये जो रामकृष्ण मिशन आप देख रहे हैं, ये जो रामकृष्ण मिशन का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब स्वामी विवेकानंद तो ये दिख रहे हैं आपको, ये हो गए। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही ये रामकृष्ण मिशन बनाया गया। इनका मेन काम था कि समाज सेवा करनी है, सोशल सर्विस करनी है, और दूसरा कि बगैर किसी श्रम के मेहनताने के आपको निस्वार्थ श्रम करना है, मेहनत करनी है। और अगर आप ये कहेंगे समाज सेवा करेंगे और आप लेबर देंगे बगैर किसी मेहनताने के, तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब आपको सैल्वेशन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। अब 1867 में बॉम्बे की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर प्रार्थना समाज ये इसकी स्थापना हुई। और बेसिक ये था कि भाई जो कास्ट सिस्टम है, जातिगत बंधन जो है, और बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, इसको हटाना है, कास्ट सिस्टम को हटाना है और बाल विवाह को हटाना है। इन्होंने महिलाओं की जो शिक्षा है उसके लिए भी बहुत काम किया, और इन्होंने कहा कि जो विधवा विवाह है, ये जो नहीं हो रहा है, इसको हमको किसी तरीके से इसकी पाबंदी को हटाना है। और इनकी बाकायदा बैठक होती थी। में लोग सारे के सारे, जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध हो गए और ईसाई धर्म, इनके जितने भी ग्रंथ है उस पर बाकायदा विचार करते थे ये लोग, प्रार्थना समाज के लोग। अब बात करेंगे वेद समाज की। अब मद्रास, चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। और ये जो था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में जो ब्रह्मो समाज बताया है, ये वाला समाज, इससे ये प्रेरणा इन्होंने ली थी। इनका भी यही था कि भाई कास्ट सिस्टम को दूर करना है, विधवा विवाह जो है दोबारा होना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल सिंगल भगवान पे विश्वास रखते थे। करोड़ों भगवान है अगर हिंदू समाज में देखा जाए, ये एक ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। और दूसरी चीज़ ये थे कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुत्व चल रहा है, जो बड़े कट्टर हिंदुत्व है, और जो इसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, ये बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, रात को ये नहीं करना, सुबह ये नहीं करना, जितने भी अनुष्ठान अगर ज़रूरत नहीं है तब भी अनुष्ठान हो रहे हैं, इनकी ये निंदा करते थे। यहाँ पर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां। इन साहब ने 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला। उसका नाम था मोमेडन मतलब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम। और आगे चल के ये फेमस जो आज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है। अब सब लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस उस ज़माने में उस तरीके से बनाया गया था। तो मुसलमानों बेसिकली जो बनाया था, मुसलमानों को एक तो पाश्चात्य ज्ञान देना है, यानी वेस्टर्न साइंस के बारे में बताना है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आधुनिक शिक्षा देनी है, क्योंकि मुसलमान वैसे भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं। तो शैक्षणिक सुधारों पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, लोगों का दिमाग चेंज नहीं होगा, लोग सोचने की शक्ति उनकी तभी आती है, समझने की शक्ति तभी आती है जब वो पढ़ते हैं। अच्छा, ये सिंह साहब और जो कहेंगे हम आप सरदार जी लोग, वो भी दूर नहीं रहे, क्योंकि सरदार तो हमारे देश की जान है। सिंह सभा आंदोलन, सिखों ने भी यही काम किया, उन्होंने भी सुधारवादी आंदोलन किया, संगठन बनाए। तो इन्होंने सिंह सभाओं की स्थापना की। और 1873 में शुरुआत हुई थी अमृतसर से, गोल्डन टेम्पल याद आना चाहिए आपको, अमृतसर से। तो इन्होंने क्या किया कि 1879 में इन्होंने फिर वहाँ पर भी, लाहौर में भी सिंह सभा बनाई। अब इन्होंने ये कहा कि जो सिख धर्म है, हर धर्म में अंधविश्वास तो है ही, आपको मानना पड़ेगा। सिख धर्म में जितने भी अंधविश्वास चल रहे हैं, यानी सुपरस्टिशियस चल रहे हैं, इसमें जो जातिगत भेदभाव आ गया, क्योंकि सिख में तो कोई ऊंचा कोई बड़ा होता नहीं, मुसलमानों में कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें आ रहा था। और जो गैर सिख आचरण सिख लोग कर रहे हैं, इसको दूर करना है, इनसे सिखों को मुक्त करना है। और सिखों को आधुनिक शिक्षा देनी है, आज की शिक्षा देनी है, आधुनिक ज्ञान देना है उनको। और साथ में जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो हमारे अलग अलग
गुरु साहब लोग कह के गए हैं, उसको भी सिखों को जानना चाहिए। एक यहाँ चित्र देखिए, ये खालसा कॉलेज है अमृतसर का, और 1892 में 1892 की बात कर रहा हूँ, इसमें सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा ये स्थापना हुई थी। देखिए कितना सुंदर है, और उस ज़माने में खड़ा किया गया। ऐसे लोगों को तो मैं सलाम करता हूँ साहब, इन सबको सलाम है, तभी तो हमारा देश इतना बदला है, अदरवाइज हम अभी भी वहीं होते। अन्यत्र कहाँ चल रहा था, बाहर क्या क्या चल रहा था, यहां पर हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन साहब की, ये आएंगे अभी। पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जो ज्योतिराव फूले साहब हैं, इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, और इन्होंने क्या किया था कि भाई जो हमारे देश में जो निम्न जाति के लोग हैं, या निम्न जाति जिनको कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, पता नहीं आप लोग मानते नहीं मानते हो, निम्न जाति कुछ नहीं होती है, लेकिन निम्न जाति जो माना जाता है जिनको, और जो हिंदुस्तान में निम्न जाति है, और अमेरिका या जो विदेश में जो काले लोग हैं, ब्लैक्स, इनमें सबसे ज़्यादा स्लेवरी चल रही थी। मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह इनको बांधा जाता था, जानवरों की तरह, उस तरीके से काम कराया जाता था। तो 17वीं शताब्दी में हुआ ये कि जब यूरोपीय खोजी यात्री जो अलग अलग जगह की खोज कर रहे थे, एक तो खोजी लोग और दूसरे जो व्यापार करने आए थे, वो जैसे ही पहली बार अफ्रीका पहुंचे, वहाँ बहुत सारे काले लोग थे, गरीब थे, तो वहाँ इन्होंने शुरू किया गुलामों का व्यापार, यानी स्लेवरी शुरू की। तो होता ये था कि अफ्रीका से ये लोग इनको पकड़ के लाते थे और अमेरिका में बेचते थे, अमेरिका में बेचते थे। और अमेरिका में ख़ासतौर पे, जैसे अगर ये अमेरिका है तो इसका जो निचला पार्ट है, टेक्सास वगैरह जो निचला पार्ट है, वहाँ पर जो गोरे बागान मालिक थे उनको ये बेचा करते थे। और यहाँ पर क्या होता था, कपास होता था, बाकी और भी प्लांटेशन थे, यानी बागान थे। और ज़्यादातर जो है दक्षिणी, जो मैं कह रहा हूँ सदर्न, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर ये होता था। बेचारे बहुत बुरी इनको सज़ा मिलती थी अगर ये काम नहीं करते थे। जो ये अगर मान लीजिए स्लेव है, कोड़ों से पीटा जाता था इनको, बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है तो बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है, चाहे ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, इन्होंने स्लेवरी का या कहें दास प्रथा का बहुत घोर विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ कही, और बल्कि क्रांति में तो लोगों ने, मतलब 1776 में एक अमेरिकी क्रांति में लोगों ने कहा कि अमेरिका वालों, अरे अपना घोषणा पत्र तो देखो, अपना जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उस तरीके का, अरे घोषणा पत्र तो देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही है कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। गेटिसबर्ग एक जगह है, वहाँ पर एक भाषण दिया किन साहब ने, हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जो स्लेवरी के खिलाफ, दास प्रथा के खिलाफ जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है, वो बेसिकली डेमोक्रेसी के पथ प्रदर्शक हैं, या कहें कि वो हमारे, जिन्होंने एक तरीके से हमारा रास्ते का दिया जलाया है, वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये कहा कि जो नस्ल, अलग अलग नस्ल है, ब्लैक है, वाइट है, इनकी समानता होनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक चित्र देखेंगे कि अब्राहम लिंकन साहब का है। एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, ये गुलामों की बिक्री चाहिए, जैसे सामान बिकता था उसी तरीके से ये जानवरों की तरफ बिकते थे, जैसे मुर्गियाँ बिकती है ना चिकन खाने के लिए, बकरे बिकते हैं, तो इस तरीके से ये जांच पड़ताल करते थे कि भाई ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इनकी बोली लगती थी। आप सोचें उस ज़माने में, अगर आज ऐसा हो तो हम सोच पाएंगे? चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।